अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा शहर टोक्यो है, जिसकी आबादी 3 करोड़ 73 लाख से ज्यादा है। दूसरा बड़ा शहर दिल्ली है, जिसकी आबादी 3 करोड़ 2 लाख से जायद है। दुनिया का आबादी के लिहाज से तीसरा बड़ा शहर शंघाई है, जिसकी आबादी 2 करोड़ 70 लाख से ज्यादा है। यूं ही बिल तरतीब इसके बाद साओ पोलो, मैक्सिको सिटी, ढाका, काहिरा, बीजिंग, मुंबई और ओसाका का नंबर आता है। और 10वें नंबर पर मौजूद जापानी शहर की आबादी भी 1 करोड़ 91 लाख से ज्यादा है। हैरत हुई है? जी हाँ, बिल्कुल बात हैरत की है, बल्कि समझ से बालातर है कि दुनिया के 10 गुंजान आबाद तरीन शहरों में हमारा कराची शामिल नहीं है। क्या कराची की आबादी वाकई दुनिया के 10 बड़े शहरों से कम है? यह मसला कुछ और है। कराची से मैंडेट हासिल करने वाली जमातों का दावा है कि कराची को 2017 की यानी ताज़ा तरीन मरदमशुमारी में सही गिना नहीं गया। जमातें एहतजाज में हैं और मज़े की बात यह है कि एहतजाज करने वाली कुछ जमातें राज में भी हैं। यही समझ से बालातर है। एक और अलमिया 10 के 10 शहर जो दस्तयाब डेटा के मुताबिक कराची से ज़्यादा आबादी रखते हैं, कराची से कहीं ज़्यादा तरक्की याफ्ता हैं। बल्कि ये कहा जाए कि दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन शहर भी इस गुंजान आबाद तरीन शहरों की लिस्ट में शामिल हैं तो बेजा नहीं है। शंघाई, टोक्यो, बीजिंग, ओसाका की तरक्की पर किसी को शक है? अलमिया ये है कि दिल्ली, मुंबई, ढाका भी कराची से ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। दूसरी जानिब कराची को तरक्की याफ्ता बनाने के जिम्मेदार फिल वक्त इस बहस में उलझे हुए हैं कि तहजीब याफ्ता कौन है और गैर जिम्मेदार कौन। वजीर आला सिंध वफाकी वजीर अली जैदी की बदतहजीबी की शिकायत के लिए वजीर आजम को खत इरसाल करते हैं और मौसूफ वजीर वही खत उठाकर मीडिया पर जारी कर देते हैं, जो वफाक और सिंध के दरमियान एक नए तनाज़े का सबब बन चुका है। वफाक में हुकूमत और सिंध में अपोजिशन का किरदार निभाना भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो रहा है। हद तो यह है कि सिंध में अपोजिशन लीडर के नाम पर इत्तेहादी अपोजिशन जमातों में इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। ऐसी नफसा नफसी अफरा तफरी के माहौल में सही मरदमशुमारी और कराची की तरक्की होगी तो कैसे होगी? यही हमारा आज का सवाल है और ये सवाल भी करेंगे कराची के नए पुराने तर्जुमानों से, मुसलसल 13 बरस से बुरा जमान हुक्मरानों से, क्योंकि कराची से गिलगित तक बसने वाले हर पाकिस्तानी का शहर है, हम सबकी मोहब्बतों का मरकज़ है। आज कराची के दावेदार और खुद साख्ता ठेकेदार हमारे साथ हैं फेस टू फेस में। हमारे साथ जो मेहमान आज के प्रोग्राम में शामिल हो गए, हुकूमत की जानिब से नुमाइंदगी करेंगे आफ्ताब जहांगीर साहब, MQM की जानिब से साबिक अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ख्वाजा इजहारुल हसन साहब प्रोग्राम में होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत की तरफ से सूबाई वजीर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी नवाब तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आगाज़ कर लेते हैं विफाक की जानिब से। सबसे बड़ी जिम्मेदारी और भारी जिम्मेदारी वहाँ जाती है जो हालिया तनाज़ा हुआ। आफ्ताब साहब आपकी तरफ ही आऊँगी। मसला क्या है? हुकूमतों के इतने मसाइल खुद उठ के खड़े हो गए हैं कि आवाम पसे पुश चले जाते हैं। कितना कॉन्फिडेंशियल था जिसको आपको रिलीज करना बहुत जरूरी था? विफाकी वजीर क्यों इस कदर गुस्से में है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया और टॉपिक भी वो रखा है कि जो मेरे दिल से बहुत करीब है, इसलिए कि मैं इस शहर का नुमाइंदा हूँ, मैं सूबे सिंध का नुमाइंदा हूँ और मैं जितना ग्राउंड में रहता हूं और जिस तरह के हालात से मैं डेली गुजरता हूं, इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये मेरे बहुत दिल का करीब का मसला है, क्योंकि मुझे लोगों ने, यहाँ के लोगों ने जिम्मेदारी दी है कि मैं उनकी नुमाइंदगी को वफाक के अंदर सही मानों में अदा करूं। देखें, बात ये आयशा कि आपने बहुत अच्छी तरह से बयान किया, टोक्यो से लेकर और 10 ममालिक का जिक्र, 10 शहरों का जिक्र किया, लेकिन उसमें बदकिस्मती से शहर कराची नहीं आया। वो शहर कराची जो कि पाकिस्तान को 65% रेवेन्यू देता है, सूबे सिंध को 95% रेवेन्यू, 90% रेवेन्यू देता है, उस शहर का जिक्र इन 10 ममालिक के और शहरों के अंदर नहीं आया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि मेरे ख्याल से मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान क्योंकि दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, तो उसका ये शहर जो है ये भी शुरू के 3-4 शहरों के दरमियान इसका भी नाम होना चाहिए था, क्योंकि इसकी जो हालात हैं वो हम सब देखते हैं, हम सब जानते हैं। अगर हम हकीकत पसंदाना उसको नहीं देखेंगे नज़र से, क्योंकि हम रोज़ाना फील करते हैं कि शहर कराची की क्या सूरत हाल है,
तो इसलिए इसकी मरदमशुमारी जो थी उसको सही मानों में होना चाहिए। अगर मरदमशुमारी सही नहीं होगी तो इसके जो वसाइल और के बुनियाद पर जो इसकी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो सकती, इसके फंड्स उसी हिसाब से नहीं हो सकते, इसकी सीटें जो हैं वो पार्लियामेंट्स की उसके तनासुब से नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको 2017 के अंदर बड़ी ईमानदारी के साथ इसका मरदमशुमारी करनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि वो 2017 में ऐसी इसकी मरदमशुमारी हुई जिस पर मैं बड़ी भी माजरत और के साथ मैं तफसील से मरदमशुमारी पर आऊंगी, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ और अब क्या होना है। लेकिन मेरा सवाल वही है कि एक खत एक वजीर आला वजीर आजम को लिखते हैं, विफाकी वजीर जिस खत पे कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ है उसको बाहर रख देते हैं, क्यों? अच्छा, मैं इसीलिए मैं समझता हूं कि देखें, बात यह है कि इसमें जिम्मेदारी जो है वफाक और सूबे दोनों की है। पहली बात तो ये कि जब आप कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जो है आप मीटिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर कराची का इशू जो है वो बहुत बड़ा है, कराची के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, उसके अंदर यकीनन संजीदगी भी होगी और थोड़ी बहुत तलखी भी होगी, क्योंकि शिकायतें तो दोनों तरफ से होंगी कि वो कहेगा कि जी हमें फ़ंड नहीं मिल रहे, वो कहेगा कि जी आप 13 साल से हुकूमत के अंदर हैं। तो अगर उसमें कोई ऐसी बात हो भी जाए तो उसको दरगुजर करते हुए कराची के आवाम के मसाइल को देखना चाहिए। अगर उसमें कोई ऐसी बात अगर वजीर साहब से कुछ हुई या वजीर आला साहब से हुई, लेकिन उसको टेबल पे हल होना चाहिए था। वजीर आजम को लिखा गया कॉन्फिडेंशियल खत क्या मीडिया को लीक करना ये विफाकी वजीर का दुरुस्त कदम है? तो अगर मैं ये समझता हूँ कि मीडिया का हक है, मीडिया क्या कराची की आवाम का हक है कि कराची की आवाम को ये पता होना चाहिए कि हमारे साहब इस तरह तो बहुत से डॉक्यूमेंट कॉन्फिडेंशियल के साथ पड़े हुए हैं जो नहीं सामने लाए जाते हैं, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल लिखा गया है, कन्वर्सेशन हो रही है पीएम और सीएम के दरमियान। आयशा, मैं ये समझता हूं कि ये शिकायत थी कि जी आपके वजीर साहब का रवैया इस किस्म का था, तो अगर उन्होंने इसको पब्लिक किया है कि जी मैं अगर आवाज उठा रहा हूं कराची के आवाम के लिए तो उसके खिलाफ शिकायत की जा रही है, बल्कि होना तो ये चाहिए था उस शिकायत को दूर करना चाहिए था जो वजीर साहब ने शिकायत की होगी वजीर आला साहब से। तो इसमें कोई इतना बड़ा वो नहीं है, या आपके पास तो बहुत सारी चीजें हमसे पहले पहुंच जाती हैं मीडिया के पास। सर यही तो बात है ना कि जो काम आपको करने के हैं और कर लेने चाहिए, कमेटी के अंदर मसाइल हल होने की बजाय आप लोग एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हैं। नवाब तैमूर साहब बहुत शुक्रिया। मैंने आपसे यही तो बात की आयशा कि हमारे मसाइल जहाँ पे हल होने चाहिए वहां हम लड़ रहे हैं। मैं आती हूँ इसके ऊपर के मसाइल जहाँ हल होने चाहिए वो लड़ क्यों रहे हैं। तैमूर साहब ये कहिएगा कि अली जैदी साहब के रवैये से क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? सिंध हुकूमत को वज़ीर आला साहब को ख़त लिख रहे हैं, आप साथ बैठे चाय रखें, चाय पर बैठ के मसले हल करें, बजाय मसले हल करने के शिकायतें शुरू कर दी वज़ीर आला साहब ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आयशा थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए मसला जो है ना ये एक अली जैदी का नहीं है, मसला ये है कि जितने भी बदतमीज बद तहजीब तरीन लोग थे उन लोगों को खान साहब अपने पीटीआई में ले आए हैं और लाने के बाद उनको इंकरेजमेंट्स मिलती हैं बड़ा दबदबा के। आप देखेंगे कि जितने भी इनके अच्छे स्पीकर हैं पर सॉफ्ट स्पोकन है वो बिल्कुल आउट हैं, और जितने भी बदतमीज तरीन शख्स हैं जिनकी बात करने का उनको तमीज नहीं है, जिनको माओ बहनों की इज्जत करनी नहीं आती, गंडापुर जैसे, अली जैदी जैसे, मैं ये कहूंगी कि इलेक्टेड मेंबर्स जो मौजूद हो प्लीज आप एक तो उनके लिए अपना ना तो ऐसी जबान इस्तेमाल करें और ना दूसरों के लिए करें, दलील से बात करें, आप ये जवाब दें। क्योंकि देखें मेरी बात सुनिए तैमूर साहब, आप दुरुस्त कह रहे होंगे, आपको उनके रवैये पसंद नहीं आ रहे। वो सवाल उठाते हैं कि 6 महीने हो गए जो इख्तियारात की मुंतकिली का काम, जो इदारों में बेहतरी का काम, जब उस पर बात करते हैं तो वजीर आला सिंध बात को इधर उधर ले जाते हैं। तो उनका एक कंसर्न है, एक कमेटी का हिस्सा है, 6 महीने से वो कमेटी क्या डिलीवर कर सकी आखिर? जब तक इस किस्म के लोग कमेटी में खान साहब डालेंगे, अली जैदी जैसे, जिनको बात करने का तरीका रवैया नहीं आता, चीफ मिनिस्टर के सामने पेश होने का तरीका नहीं आता, तो कहां से ये लोग डेवलपमेंट करना चाहेंगे। और मैं आपको दूसरा बता दूं, ये जो सारा ड्रामा हुआ है ये अली जैदी ने जान के किया है, क्योंकि इन्होंने जो कमिटमेंट की है वो ये पैसे देने को तैयार है ही नहीं। तो अब किस तरह से ये इस चीज से हटेंगे? इसी तरह की ड्रामेबाजी करते रहेंगे ये लोग। आपने देखा है गंडापुर की जबान आपने सुनी है, गिल की जबान आपने सुनी है, किस तरह से ये लोग बात करते हैं। तो पहले तो कोई सीरियस लोग तो आगे लाए हमारी कमेटी में। अच्छा, आप पीटीआई को संजीदा नहीं समझते? मैं अपने इल्म के लिए आपसे जानना चाहती हूँ कि सीएम साहब के सामने पेश होने का तरीका क्या होना चाहिए? मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी हूँ, अगर मुझे सीएम साहब के पास जाना हो तो क्या तरीका होगा, कैसे पेश होना होगा बादशाह सलामत के पास? चीफ मिनिस्टर साहब एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, बहुत ही तहजीब वाले आदमी है,
कभी आप उनको गुस्से में या बदतमीजी करते, किसी गलत पेश आते नहीं देखेंगे। तो अगर एक अच्छा शरीफ आदमी अगर उनके पास शराफत से 2 लफ्ज कहेंगे तो वो आपको 4 मीठी बातें कहेंगे और 4 आपके काम भी जो ना करने वो भी कर देंगे। पर अगर इस तरह से आप आके चीफ मिनिस्टर हाउस में सबके सामने बदतमीजी करें, पहली बात। दूसरी बात, एक कॉन्फिडेंशियल लेटर जो कि एक भरोसा होता है गवर्नमेंट में, सीएम को प्राइम मिनिस्टर पे, प्राइम मिनिस्टर को बाकी प्राइम मिनिस्टर्स पे, उस लेटर को, एक सीक्रेट लेटर को आउट करना जो हम लोगों तक मुराद अली शाह साहब ने नहीं पहुंचाया था, उसको इस तरह से पब्लिक करना आपको इनकी ज़हनियत का बताता है। गंडापुर की आप बातें सुने, जिस तरह से उन्होंने मरियम नवाज साहिबा के बारे में बात की थी, या उनसे पहले जो इन लोगों के जो रवैये, जो इनके तरीकेकार हैं, तो काश के मैं उस वक्त सीएम हाउस में होता तो मैं जरा बताता जैदी साहब को कि हुकूमत में किस तरह बैठा जाता है, किस तरह बात की जाती है और किस तरह उठ के जाया जाता है। ये सब चीजें कोई सिर्फ मुराद अली शाह साहब के सामने नहीं, वहां पे बहुत और भी लोग बैठे थे जो बैठ के ये देख रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि इसका रवैया कितना गलत है। ये मुराद अली शाह साहब नहीं, पर बाकियों की तरफ से भी ये कमेंट आए थे। अच्छा सर, मुझे ये कहिएगा कि अभी आपने भरोसे की और 2 सूबे और विफाक की बात की। इस वक्त सूबा सिंध और विफाक के दरमियान भरोसे का अगर पैमाना हो 1 से 10 तक, तो कहाँ खड़े हैं आप लोग? आप जरा निकालें वो जो 1100 बिलियन का जो पैकेज की बात की थी खान साहब ने। सर मेरा सवाल बहुत सादा है, 1 से 10 तक आप भरोसे के पैमाने पर कहाँ खड़े हैं दोनों? एक इंसान जो सारी जिंदगी झूठ बोलता रहा है, इमरान खान इस मुल्क का सबसे बदतरीन और झूठा तरीन शख्स है। आपको पता है कि उसने आज तक जितने वादे किए, मेरा ख्याल से वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए बात कर रहे हैं, वो सारी यू टर्न करके तोड़ दी। लोगों को कहा करोड़ों नौकरियां दूंगा, वो एक तरफ ये अरमीन गंडापुर की बात कर रहे हैं, दूसरा तालपुर साहब अपने रवैये को देखें। तैमूर साहब बहुत गुस्से में मुझे नजर आ रहे हैं, वैसे आज लग रहा है कि तैमूर साहब को बहुत गुस्सा है पीटीआई पर। आफ्ताब साहब, मैं माफी मांगता हूं, माफ कीजिएगा, पर आप लोगों के साथ मजबूरन हमारे लहजे ऐसे हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी इस नहीं होना चाहिए, हमें अपने लहजों को अपनी आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोगों ने हमें मजबूर कर दिया है, आप लोगों ने हमें मजबूर कर दिया है। हमारे रवैये हमारी आवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल हो तो ज्यादा बेहतर है, एक दूसरे के ऊपर तनकीद करने के बजाय। नहीं, अब ये मेरी समझ से बाहर है। आप लोग तो इस तरह कोई मसला हल नहीं कर सकेंगे, मरदमशुमारी पे आप सब इकट्ठे हैं, लेकिन यहाँ तो आपको जिन मामलात पर इम्प्लीमेंट करना है, आप एक दूसरे पर इल्जामात लगा रहे हैं, जो जबान इस्तेमाल हो रही है, इसमें किस तरह आप लोग साथ बैठेंगे या कोई कमेटी काम करेगी? आयशा बीबी, 2.5 साल में इन लोगों ने मुल्क का हशर का कर दिया है। इन्होंने कहां से कहा मुल्क की मईशत पहुंचा दी है, इन्होंने गरीब आदमी का रोजगार छीन लिया है। आपको पता है, कराची शहर पर नजर डालिए सर, कराची शहर पर नजर डालिए। आपका तीसरा दौरे हुकूमत है, ना कचरा उठता है, ना पानी मिलता है, ना बिजली के हालात हैं। आप कम अज कम इनको तो छोड़े, इन्होंने जो किया सब देख रहे हैं इनके पास। आपके भी तो तीसरा दौरे हुकूमत है, आप अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय आप इनकी तरफ रुख कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह आयशा, हम अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं और हम जो बार बार हुकूमत में आ रहे हैं, हम गवर्नेंस अच्छी करते हैं, हम डिलीवर करते हैं, इसलिए हम वापस आ रहे हैं। आज आप कराची के अस्पताल देखें, नहीं, आप रूरल और अर्बन की डिवाइड की वजह से आ रहे हैं तैमूर साहब, आप रूरल और अर्बन की डिवाइड की वजह से आ रहे हैं। आप इसी वजह से तो मर्दमशुमारी सही नहीं करवाते। पता है कि आप पीटीआई में बहुत बड़ा फुकदान है सबर का, सच आपसे सुना नहीं जाता, तो अपनी बारी पे बोल लीजिएगा, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं इशू की तरफ आती हूँ, क्योंकि ये तो सियासी इल्जामात और एक दूसरे पर ये तो रूटीन बन गई हमारी सियासत में। ये ना हो कि सियासतदान इररेलेवेंट हो जाए अवाम की नज़र में। ख्वाजा इजहार साहब बहुत शुक्रिया। मरदमशुमारी एक ऐसा मामला, ये भी रूरल और अर्बन की भी बात हो गई, जिसपे सभी जमातों ने, जो कराची में स्टेक होल्डर हैं और फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से भी इस 17 की मरदमशुमारी पर एतराज़ात उठाए गए थे। आप लोगों के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप एक मुआहिदा करके इत्तेहादी भी बने हुकूमत के, क्यों नहीं मामला किसी नतीजे पर पहुंच सका है गुज़िश्ता 4 सालों में? आप सूबे से दूर हैं, विफाक के इत्तेहादी हैं, तो आप लोग तो बेहतर वर्किंग से इसका कोई हल निकाल सकते थे। बहुत शुक्रिया आयशा। देखिए, सबसे पहली चीज तो कराची का अलमिया ये है, चाहे 18वीं तरमीम से पहले हो या 18वीं तरमीम के बाद, कराची जो एक रेवेन्यू इंजन है सूबे और फेडरेशन का, उसके मामले में कभी कराची के लिए पॉलिसी बनी नहीं, जैसे कि दुनिया में उनके कैपिटल एरियाज के लिए या रेवेन्यू कैपिटल्स के लिए पॉलिसी बनती। अब ये जो कमेटियां बनी हैं, मैं आपको बताऊं कि मुराद अली शाह साहब तो खुद प्राइम मिनिस्टर साहब के लेफ्ट पे बैठे हुए थे, और जब ये 1100 अरब रुपए का मंसूबे का ऐलान हुआ और खुद आर्मी चीफ साहब तशरीफ लाए थे और उन्होंने भी इस मंसूबे को असेंट किया था, एंडोर्स किया था, तो प्रॉब्लम है कहाँ? प्रॉब्लम जाहिर है अली जैदी साहब अगर इस वक्त झिल्लाए
या नाराज हुए तो मसला उनकी जात का तो नहीं था, जो मैं समझता हूँ। उनके जात का मसला तो नहीं था, या वो किसी गोले गंडे वाले अकाउंट के लिए तो नहीं लड़ रहे थे, या किसी छोले वाले या किसी और के अकाउंट के लिए तो लड़। कराची के मसले की बात हो रही थी। जहां तक मुराद अली शाह साहब की बात, एक सीजन पॉलिटिशियन है और यकीनन उनका एहतराम जरूरी है एज ए चीफ मिनिस्टर, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ मुराद अली शाह साहब को हम कहाँ पे काउंटर करें? हम अदालतों में गए हैं, असेंबलियों में कोई जवाब नहीं है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर कोई एजेंडा तय नहीं होता, तो आखिरकार किसी न किसी जगह तो कराची की तकदीर का फैसला होना है ना, और उसके लिए कोई संजीदा इक़दाम होने। 2.5 साल तो चले फेडरेशन को हो गए, और बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारा तो सवाल पीपल्स पार्टी से भी और पीटीआई से भी है कि अगर ये गैर संजीदा रवैये रूठने, मनाने, मीटिंगों में तलखियां करने के होंगे तो कराची का तो बेड़ा गर्क वैसे ही हो जाना है। कराची का सर हो जाना है, अभी भी आप लोग ये सोच रहे हैं? जी, मैं इस वक्त कराची को, जाहिर सी बात है कि मैं उम्मीद, सर जहां लाख खड़ा किया है तमाम स्टेक होल्डर्स ने, नवाब तैमूर साहब तो ये कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है तो इसलिए तीसरा दौरे हुकूमत चल रहा है, लोग वोट दे रहे हैं उनको। खैर वो ये तो उनकी संजीदगी है। हमारे यहाँ वोट का और इलेक्शन रिफॉर्म्स का एक फुकदान है। जिस दिन हमारे यहाँ फ्यूडलिज्म और ये लैंडलॉर्ड सिस्टम पे कंट्रोल होगा तो पता चलेगा वोट कैसे मिलता है, वो तो एक लंबी बहस है। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, लोकल गवर्नमेंट पहले एमक्यूएम की थी, आपको उससे इख्तलाफ था, बात खत्म हो गई। अब आप प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठकर 1100 अरब रुपए का वादा कर चुके हैं, और अली जैदी साहब से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमें तहम्मुल के साथ साथ, आपके पास देखें फेडरेशन के पास कोई रास्ता नहीं है। 18 अमेंडमेंट के बाद मजबूर हैं कि सूबाई हुकूमत को कोऑर्डिनेशन में लेकर ही काम करना है, जो कि आइन के और भी आर्टिकल मौजूद हैं जिनकी एक्सरसाइज हो सकती है, लेकिन हम समझते हैं पाकिस्तान के हालात इस वक्त तसादुम का जो है मुतामिल नहीं हो सकते। तो बैठकर फेडरेशन को और प्रोविंसेस को बैठ के करना है। सूबा कोई रियासत नहीं है, और फेडरेशन को भी सूबे के साथ कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। ये कमेटी मर्जी से बनी है मुराद अली शाह साहब की, ये कमेटी प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से बनी है, ये कोई जबरदस्ती की कमेटी। आप ये कह रहे हैं कि विफाक में आपकी जो इत्तेहादी है हुकूमत, आप लोग एक पेज पर है, मसला आपको सूबे से दरपेश है, आप ये कह रहे हैं? देखिए, मसला सिर्फ एक है, वो है डिलीवरेंस। मुराद अली शाह साहब कोई फार्मूला दे दें तो कोई भी वजीर या कोई भी अपोजिशन क्यों नाराज होगी उनके ऊपर? सर मैं तो आपसे सेंसस पे पूछ रही हूँ कि सेंसस के मामले को लेकर भी मसला क्या डिलीवरेंस से रिलेटेड है? सेंसस के ऊपर भी बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है जो 2011 से शुरू हुई। ये तो सेंसस 2011 में हो जाना चाहिए था, जब सदर आसिफ अली जरदारी साहब थे। उस वक्त सेंसस डिले हुआ, 7 अरब रुपए खर्च हुए। ये सवाल भी तो होना है ना पीपल्स पार्टी से कि आखिरकार वो सेंसस 2017 में फिर क्यों हुए? वो सेंसस किसने डिले कराए? अवाम का वो पैसा कैसे जाया हुआ? तो अब जब 2017 में हुए और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ड्यूरिंग सेंसस ही थे तो हम अदालत चले गए थे, जबकि हम इत्तेहादी नहीं थे। इत्तेहादी होने के बाद हमने पहला नुक्ता ही ये रखा था। तो हमारा शिकवा जहाँ पीटीआई के साथ है, उससे ज्यादा शिकवा हमें सदर आसिफ अली जरदारी साहब के दौर में शुरू हुए सेंसस के प्रोसेस पर भी है कि पीपल्स पार्टी ने उसको तकमील तक क्यों नहीं पहुंचाया। खालिद साहब, आपकी राय में क्यों कराची की आबादी सही नहीं गिनी गई? आप पीपल्स पार्टी पर ये तमाम मलबा रख रहे हैं? मैं पीपल्स पार्टी पे तो ये मलबा बिल्कुल रखूंगा, लेकिन साथ साथ मैं इस मुल्क के खास तौर पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे भी ये सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर प्रॉब्लम है क्या कराची की आबादी दिखाने में? ये आज से तो नहीं है। सर आपकी राय में क्या प्रॉब्लम है? खालिद साहब, एमक्यूएम किस तरह देखती है, क्या प्रॉब्लम है कराची की आबादी को अगर सही दिखाया जाता है? कराची की आबादी को अगर सही दिखाते हैं तो सिंध की जो डायनेमिक्स है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसकी डायनेमिक्स चेंज हो जाती है। और चेंज हो जाने की वजह से होता यह है कि जो अर्बन रूरल डिवाइड जिसकी आफ्ताब भाई बात कर रहे थे, वो डिवाइड भी बिल्कुल चेंज हो जाता है, जो कि आज शायद 40-60 अनफॉर्चुनेटली है, लेकिन अगर सही गिन लिया जाए तो वो 70-30 हो जाएगा। और जो सूबाई असेंबली और कौमी असेंबली की जो नशिस्तों का वजन है वो कराची के पलड़े में ज्यादा होगा, जिससे सिंध के चीफ मिनिस्टर की इलेक्शन के अंदर एक बहुत बड़ी चेंज आएगी जो कि अर्बन सिंध से होगा। मैं एक ब्रेक ले लेती हूँ। आपने 11 का हवाला भी दिया और मैं आप पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी भी रहे हैं। ये जो डायनामिक्स की बात हो रही है, आखिर इससे फायदा किस जमात को होना है? ये सियासी जमातें भागती क्यों हैं, वक्त पर इंतखाबात हो या वक्त पर मरदमशुमारी? एक ब्रेक के बाद
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। तैमूर साहब, जो अभी ख्वाजा इजहार बात कर रहे थे, एक तो वो 11 में होने वाले सेंसस के ना होने की भी उन्होंने बात की, और फिर वही बात की जिम्मेदारी तो आखिर उन तमाम स्टेक होल्डर्स पर आती है। एतराज़ात आपको भी रहे, 17 में पीपल्स पार्टी ने भी एतराज़ किया। एक तो ये फरमाइएगा कि कराची की आबादी कम दिखाने का पीपल्स पार्टी की नज़र में वो इसके पीछे क्या फैक्टर समझती है, और दूसरा 22 में नई मरदमशुमारी गवर्नर साहब कह रहे होगी, ये फैसला हो चुका है? तैमूर साहब, मैं आपको सुन नहीं पा रही, गालबन आपका या तो माइक म्यूट है। आवाज आ रही है जी? जी जी कहिए, अभी फरमाइए। मैं कह रहा था जी, ख्वाजा इजहार मेरे भाई भी हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, पर मुझे बड़ी अभी ताजुब की बात लग रही थी कि उनको एतराज है कि जरदारी साहब ने क्यों सेंसस नहीं कराए, पर आज जिनके साथ वो इत्तेहादी बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में है सेंसस कराना, उन पे मेरे भाई को गुस्सा नहीं आ रहा, गुस्सा जरदारी साहब पे आ रहा है। तो ये बात जरा मेरी समझ से बाहर है, जरा बालातर है मेरी समझ से। खैर, सवाल पे आता है, आपने बड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन किया और आपने मुझे पहले भी डांटा कि को उनका हक मिले। ये वफाक की तरफ से बहुत बड़ी ज्यादती, इसी आपका रो रहा है ना, तो और ना ही पूरे सिंध के सूबे को राइट्स देना चाहते हैं। मैं आपको दोबारा लेती हूँ, ये बड़ा अहम सवाल था जिसमें मैं सिंध हुकूमत का जवाब चाहती थी। मैं आपको बेहतर तौर सुन नहीं पा रही हूँ, आपकी बहुत ड्रॉप हो रही है। मैं आपसे दोबारा ये सवाल रखूंगी। आफ्ताब साहब, आप मुझे फरमाइएगा कि पीटीआई की नजर में कराची की आबादी कम दिखाई गई, तो आप इसके पीछे क्या फैक्टर समझते हैं, और एक कमेटी बना चुके, उसकी हद तक क्या तय हुआ है? क्या 2022 में सिर्फ कराची का इंतखाब होगा, सिंध का होगा, पाकिस्तान का होगा, क्या तय हो चुका? देखिए आयशा, पहली बात तो ये कि जो आपने सवाल किया और जो अज़हर भाई ने बात की थी, वो बड़ी रेलिवेंट बात थी कि जब 2011 में मरदमशुमारी होनी थी, उसको डिले करके 2017 तक लेकर गए, तो उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे यहाँ तो अभी 2017 वाली, अभी 2021 में ये और 21 के अंदर ये शुरू हो गई इस मरदमशुमारी, जिसके बारे में हमारे इत्तेहादियों को भी तहफ़्फ़ुज़ है और मुझे भी है। देखिए, मैं भी एक कराची का नुमाइंदा हूँ, तो जिस पर गवर्नर साहब अभी आपने ही बताया कि उन्होंने कहा है कि ये 2022 के अंदर दोबारा की जाएगी, तो मैं सिर्फ आपकी तवज्जो से तालपुर साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या वो हमायत करेंगे कि जी 2022 के अंदर दोबारा मरदमशुमारी करें? आफ्ताब साहब, पहले ये फरमा दीजिएगा कि आपका प्लान क्या है विफाक का, कि वो सिर्फ पूरे पाकिस्तान में चाह रहे हैं, मैं यही कहना चाह रहा था। मैं प्लान, तैमूर भाई बता रहा हूँ तैमूर भाई बता रहा हूँ। देखिए, हमें एतराज है, हमें एतराज है, कराची और हैदराबाद और सिंध के शहरियों को एतराज है। अगर सूबा सिंध समझता है, वह पीपल्स पार्टी ये समझती है कि इनका एतराज़ जायज़ है, तो हमारे साथ खड़े हों, भले पूरे सूबे की करवा लें, पूरे शहरों की करवा लें, कराची की करवा लें। मेरा सवाल बहुत सीधा है। मैं यही तो आपको जवाब दे रहा हूं। अगर केपी के पंजाब या बलोचिस्तान ये समझता है कि वहां पर भी जरूरत है मरदमशुमारी की, तो फिर पूरे पाकिस्तान में करवा लें। और अगर वहां पर वो समझते हैं कि वहां पर जरूरत नहीं है, तो हमें तो जरूरत है। हमें कराची वालों को, हैदराबाद वालों को हमें ज़रूरत है, ख़ास तौर पे कराची को ज़रूरत है मरदमशुमारी की। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम इससे मुतमईन नहीं हैं, जिसकी वजह से हमारा शहर बहुत पीछे रह जाएगा। कराची की जरूर मरदमशुमारी करा दी जाए, मैं इसको ऐसे ले लूं? बिल्कुल करानी चाहिए, बिल्कुल करानी चाहिए। और विफाक इसके लिए, यानी कि पीटीआई की हुकूमत विफाक में तैयार है अगर कराची में करानी पड़ती है 2022 में, 23 में? बिल्कुल, हम इसकी आवाज बनेंगे, हम आवाज बनेंगे। चले, मैं अब तैमूर साहब, अब आप सवाल का जवाब दीजिए। ये जो खबर है कि इसके ऊपर जो कमेटी काम कर रही है, वहां पर जब एमक्यू ने भी रिजर्वेशन रखी और काबीना के अंदर भी कहीं ना कहीं तय हो चुका है कि अगले इंतखाब से पहले सेंसस होगा। अगर सिर्फ कराची का होता है तो भी पीपल्स पार्टी जाएगी इसके साथ, और आपकी जमात की से क्या है इस पर? तैमूर साहब, कैन यू हेयर मी? जी, आई कैन हेयर यू।
जी सर, अभी कहिएगा जो आफ्ताब साहब भी कह रहे थे कि अगर सिर्फ कराची के अंदर भी सेंसस कराना पड़ा तो पीटीआई उसके लिए जाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहां स्टैंड करती है, क्योंकि गवर्नर साहब भी कह चुके हैं, काबीना ने भी मंजूर किया कि अगले इंतखाब से पहले सेंसस होना जरूरी है। अगर सिर्फ कराची के लिए जाता है विफाक, क्या पीपल्स पार्टी वहां खड़ी है? आप पूरे सिंध के लिए कहेंगे, पूरे मुल्क के लिए कहेंगे? देखिए जी, ये सेंसस तो राइट है ना, हर सूबे का राइट है, सिंध के सिंधियों का राइट है, बलूचिस्तान के बलूचों का राइट है। तो जहां जहां पर हमने डिमांड की है, हम चाहते हैं हर जगह पर सेंसस हो, सिर्फ कराची में क्यों हो, जहां जहां पर हमने हैदराबाद में हो, सखर में हो, लाड़काना में हो, उमरकोट में हो, हम चाहते हैं हर जगह पर हो। जो हमारे बलोची भाई आवाज उठा रहे हैं, उनको सेंसस के भी इतराजात है, वहां पर भी होना चाहिए, हर जगह पर होना चाहिए। शुड बी पॉइंटेड टू वन प्लेस के बस कराची में हो और कहीं भी ना हो। सेंसस एक डिमांड है, जिस जिसकी डिमांड है पूरी करनी चाहिए। ये बड़ी ज्यादती हुई है और हम इसके लिए स्टैंड लेके बैठे हैं। और हम ये नहीं कहते कि 2022 में, हम तो कहते हैं आज करा दें आप सेंसस, कल कराएं आप, एक साल क्यों वेट कर रहे हैं आप? इट शुड बी डन एज सून एज पॉसिबल। आज कराएं या कल कराएं, लेकिन हर काम के लिए तैयारी तो करना होती है। ख्वाजा इजहार साहब, आईटी के पास भेजा हुआ है, पहले कमेटियां एक तो इतनी बन चुकी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की अलहदा है, इंप्लीमेंटेशन प्लान कैसे होना है, उधर यहाँ पे झगड़े चल रहे हैं। सेंसस को लेकर एक कमेटी है, एक कमेटी के अंदर ये कहा जी आईटी बनाएगी, इसके लिए मुकम्मल इंतजाम करेगी और जदीद तरीके से सेंसस अगला होना है। आईटी के वजीर MQM के हैं, तो कोई सिस्टम डिजाइन हुआ है? सिस्टम डिजाइन होगा 6 महीने में, 1.5 साल में सेंसस मुमकिन होगा, तो 2 साल तो आज से आगे चाहिए। कोई तैयारी है? अब तो आप बताइए कि आपके विफाकी वजीर साहब ने किसी सिस्टम पे काम शुरू किया है? आयशा, आपने जो बात की है ना, ये है सबसे इम्पोर्टेंट बात। सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने की है कि आखिरकार सेंसस का क्राइटेरिया क्या है। क्या नादरा के शनाख्ती कार्ड हैं, क्या वोटर लिस्ट है, या हाउस काउंट है, या ब्लॉक काउंट है, उसका तरीक़ेकार क्या है। यही तो सबसे बड़ा अलमिया है कि जब जब ये सेंसस हुआ, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में हुआ, वहाँ के होम सेक्रेटरी ने लिखा कि हाँ मुझ पे दबाव था, 60 लाख की जगह मैंने 35 लाख दिखाया। चाहे नवाज शरीफ साहब के दौर में हुआ 98 में, उस वक्त भी कराची को कम दिखाया, जो कि कराची 1.5 करोड़ का था, 99 लाख दिखाया। अब भी कराची चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं 3.5 करोड़। आप पेट्रोल कंजम्पशन ले लें, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ले लें, आटे की कंजम्पशन ले लें, आप कोई इंडिकेटर ले लें, कराची किसी भी तरह 3.5 करोड़ से कम नहीं है। और जहां तक मेरी बात कर रहे हैं तैमूर भाई, देखें आपकी पार्टी बड़ी आइन और कानून की बात करती है और मुझे खुशी है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे पीपल्स पार्टी को एक अच्छा अबूर है। आर्टिकल 157 के तहत अब तो ये काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। मैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब और आफ्ताब भाई आपसे भी ये कहता हूँ, ये सेंसस सिर्फ सेंसस नहीं है, इस सेंसस को तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ मशरूत कर दें। भाई आखिरकार उमरकोट की आबादी 400% बढ़ी है, थर की आबादी 300% बढ़ी है, और मेरे शहर की आबादी 80% बढ़ी है। मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा। ख्वाजा साहब, वापस आते हैं सवाल की तरफ। विफाकी वजीर आईटी ने एक सिस्टम बनाना है दीगर इदारों के साथ मिलकर, जिसके अंदर नादरा, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इलेक्शन कमीशन मौजूद होगा। अगर 2.5 साल में आप अपनी कंप्लेंट लेकर इत्तेहादी बनकर बैठे हैं और आप अभी तक क्राइटेरिया नहीं तय कर पाए, आप उस निजाम की तरफ नहीं जा सके, विफाकी वजीर आईटी ने उस पर काम का आगाज नहीं किया, तो फिर आप सब लोग क्या कर रहे हैं? इल्जामात, मुतालिबात? मैं आपको फिर बताता हूँ। विफाकी वजीर आईटी का नंबर तो आएगा बाद में। अभी तो आर्टिकल 157 के तहत काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में तमाम वज़राए आला और प्राइम मिनिस्टर बैठ के इसको तय करेंगे। ये जिम्मेदारी सूबा सिंध के वजीर आला के ऊपर भी है और बाकी तीनों वज़राए आला के ऊपर और बशमूल प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर भी है। ये जब वहां से निकलेगा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से, तो उसके बाद तय होगा कि ये कब कराना है और किस क्राइटेरिया पे कराना है। आईटी को क्या जिम्मेदारी नहीं देनी है, नादरा को क्या जिम्मेदारी देनी है। तो अभी तो और इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं आफ्ताब साहब। विफाक की जिम्मेदारी है कि आप सबको एक पेज पर लाएं, तमाम हुकूमतें बैठें। ये इतनी बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इस मुल्क में वसाइल हर गुजरते दिन कम हो रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, और फिर आबादी भी वो जिसका सही नंबर नहीं मिलने को तैयार है। कहीं पे एतराजात आप सब कर रहे हैं। 2.5 साल में सेंसस को लेकर आप लोगों ने सूबों से कोई बात की है, तरजीहात को आगे रखा है? अच्छा देखें आयशा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आप सेंसस को, इसी सेंसस पर आपका जोर इसलिए है और हम सबका भी है कि जिसकी वजह से हमारे वसाइल और मसाइल जो हैं वो हल नहीं हो रहे। देखिए हमें पूरे वसाइल नहीं मिल रहे, जिससे हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे।
लेकिन आपने ये मंजर भी तो पहली दफ़ा ही देखा था कि जी इमरान खान साहब गवर्नर हाउस में आते हैं, उनके दाएं हाथ पे जो है वो गवर्नर साहब होते हैं और बाएं हाथ पे वजीर आला साहब होते हैं, और फिर और दूसरे वज़रा भी बैठे होते हैं, हमारे एमक्यूएम के दोस्त भी बैठे हुए होते हैं, और वहाँ पर 1100 का पैकेज जो है 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया जाता है कराची के लिए। लेकिन होता क्या है, उसके बाद संजीदगी तो ये हुई कि जी निकलने के बाद फौरन ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है पीपल्स पार्टी की जानिब से, और जो इस बात को तनाज़ा लेके खड़ी हो जाती है कि जी 700 अरब तो हमारे हैं, 800 अरब हमारे, 300 अरब वफाक के हैं। ओ भाई खुदा के लिए 1100 के 1100 आप ले लो, कराची के मसाइल हल करो। कराची के मसाइल, अब उसकी वजह यह है कि जब हम कराची के मसाइल की बात करते हैं तो उसके साथ मशरूत हो जाती है मरदमशुमारी भी, क्योंकि हम ये कहते हैं कि अगर आप ये मरदमशुमारी सही नहीं करेंगे तो जो हमारे तरीक़ेकार है वसाइल बांटने का वो पूरी तरह से हल नहीं होता। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि मतलब मैं ये समझता हूं में भी झगड़ा पैसों का और पैकेज का है, मामले की अंडरस्टैंडिंग तक तो बात जा ही नहीं पा रही है कि अहम क्या है और तरजीह पे क्या होनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। तैमूर साहब, जो आपके ऊपर विफाक बात रख रहा है, आप विफाक पर बात रख देते हैं, सो आप लोगों के तो आपस के झगड़े नहीं निपटेंगे तो अवाम की तरफ तो रुख नहीं होने वाला, वहां तो कोई तवज्जो नहीं जाने वाली। जब तक ऐसे नाअहल वजीर आजम, सेलेक्टेड वजीर आजम होंगे तो आप ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट भी मत कीजिएगा। जो सिंध हुकूमत कर सकती है अपने वसाइल के हिसाब से कर सकती है वो करेगी। जो हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स में कर सकते हैं हम कर रहे हैं, हम करेंगे। आपको पता है हमें पिछले 2 साल का भी अभी तक जो शेयर है वफाक ने नहीं दिया, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। आपको पता है कि 1100 बिलियन का जो पैकेज की बात हुई थी कराचीइट्स के लिए, उसमें उन्होंने खुद पहले कहा कि हम 1100 बिलियन ही देंगे, और उसके बाद उन्होंने खुद कहा कि नहीं आपकी बात सही है, 800 बिलियन जो है वो आपको सिंध के अपने पैसे हैं, और बाकी 300 में से आपका आ गया शेयर चाइनीज सॉफ्ट लोन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और ना होने के बराबर एक अमाउंट, जो आपको बताता है सिंपली के पीटीआई का कोई शौक नहीं है, उनको कोई फ्यूचर नहीं आता अपना पार्टी का नजर कराची में, इसलिए वो कराची पे कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे। इसीलिए मैंने आपको बताया कि हमें कोई वफाक से कोई उम्मीद नहीं है। इनके अपने जो फिरदौस शमीम नकवी साहब खुद ही अपने प्राइम मिनिस्टर को कह चुके थे कि प्राइम मिनिस्टर कुछ शर्म आनी चाहिए, कुछ हया आनी चाहिए। आज इनके अपने एमएनएज खुद बैठ के कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ गई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया है कि नवाज शरीफ के टाइम पे 117वें नंबर पे मोस्ट करप्ट नेशन था, अब 120 पे आ गए। तो इस तरह से जब हालात चल रहे हैं, जब आपका प्राइम मिनिस्टर हर बात पे यू टर्न लेगा, तो मेरे ख्याल से हमें ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए वफाक से। जो हम खुद कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला करेंगे, बेहतरी लाए हैं और ज्यादा बेहतरी लाएंगे। सिंध हुकूमत ने जवाब दे दिया आफ्ताब साहब, वो कहते हैं ना जमात का मुस्तकबिल है ना अहलियत है, तो वो अवाम को कह रहे हैं कि आप भी कोई तवक्को ना रखें, इन्होंने कुछ नहीं करना है। और आपसे तो अपोजिशन लीडर नहीं फिक्स हो रहा सिंध में अपना। आयशा, अगर सिंध को और पाकिस्तान को बचाना, आयशा अगर सिंध को और पाकिस्तान, अगर सिंध को और पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को उसका हक देना होगा। सर दीजिए ना सर, ये तो जिनका जिम्मेदारी है उनका काम है कि वो ये दें। सिंध के 18वीं तरमीम के बाद जिनकी जिम्मेदारी है वो कराची की जिम्मेदारी को महसूस करें। आप ऑपोजिशन लीडर हैं, आप हुकूमत के ऊपर इतना प्रेशर डाल सकते हैं। जब वफाक कह रहा है कि हम आपको देने के लिए तैयार हैं, आप कहते नहीं जी आप हमें दे, आपसे हमें लेना ही नहीं है। और भाई खुदा के लिए, जब यार 13 साल से आप हुकूमत में, 3 दफा आप प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, मिस्टर 10% हमने बनाया आपको, इस मुल्क को इस मुकाम पर पहुंचाने वाले हम हैं क्या? आयशा, आप भी तो इतनी बड़ी एंकर हैं, आपको 2 साल के अंदर ये मुल्क किस हाल में मिला है? क्या कराची 2 साल पहले जन्नत का टुकड़ा बना हुआ था? कराची के और सिंध के अवाम हालात क्या थे आपके इल्म में नहीं है? इसीलिए तो आप तीनों को पूछ रहे हैं, आप तीनों के तीनों स्टेक होल्डर्स हैं। इसीलिए तो मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूं कि मैं कराची की नुमाइंदगी करते हुए, अपने सूबे की नुमाइंदगी करते हुए कह रहा हूं कि कराची का हक कराची को मिलना चाहिए, चाहे वो वफाक की जिम्मेदारी हो या ठीक है। मैं ख्वाजा इजहार साहब का लास्ट कमेंट, ख्वाजा साहब सेनेट इलेक्शन में क्या करने वाले हैं? सूबे की जिम्मेदारी है। केमिस्ट्री आपकी विफाक से अच्छी है, आपके वोट किधर जाने हैं, कोई आपको एश्योरेंसेस दी गई है? जी दोबारा सवाल कीजिएगा। सर जी, सेनेट के इलेक्शन के लिए आपकी वर्किंग केमिस्ट्री कहाँ होगी? विफाक में, सूबे में कोई एश्योरेंस दी गया कहीं से? अभी सेनेट के ऊपर तो कोई भी कबल वक्त है अभी बात, लेकिन जाहिर सी बात है इंतखाबात होंगे तो हम जाहिर है जिनके इत्तेहादी हैं उन्हीं के साथ अलाइंस करेंगे। और सूबे के अंदर हम यही समझते हैं कि जो खरीदो फरोख्त का मामला पिछले सेनेट में था
वो चारों सूबों के अंदर उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन को कोई हिकमत अमली बनानी चाहिए ताकि ये बिकने और खरीदने का अमल खत्म हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आफ्ताब जहांगीर साहब। खारुल हसन साहब, नवाब तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन कराची के मुंतखब नुमाइंदे भी नारा लगा रहे हैं कि कराची को कराची का हक दो, जाने ये हक किसने देना है। अब अपना फीडबैक भेज सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।